नमस्कार दोस्तों, दुनिया का खौफनाक डिटेक्टर आखिर कैसे राज करता है अपने देश पर। नॉर्थ कोरिया में आप लोगों की डेली लाइफ कैसे गुजरती है, इस सोचने में भी आपको घुटन महसूस होगी। कितनी दर्दनाक जिंदगी जी रहे हैं वहाँ के लोग। यहाँ पर सरकार की पूरी कोशिश होती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ के हर मूवमेंट को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, क्या पढ़ेगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है। आप कपड़े कैसे पहनते हैं, बाल कैसे कटाते हो, फिल्में कैसे देखते हो, ये सब सरकार आपको बताती है। एक रैंडम टाइम पर आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्क्रीनशॉट लेता है और ये स्क्रीनशॉट सीधा जाता है सरकार के पास, ताकि उनको हमेशा मालूम रहे कि आप अपने फोन में क्या देख रहे हो। क्राइम दादा ने किया है लेकिन सजा पोते को भुगतनी पड़ती है। ये गिल्ट बाय एसोसिएशन कानून लागू होता है, इसलिए एक ही परिवार का हर सदस्य बाकियों को शक की नजर से देखता है। एक भाई अपनी बहन से, एक पिता अपने बेटे से खुलकर बात तक नहीं कर सकते। इन सब के बावजूद भी पिछले कुछ सालों में तानाशाह की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। एक साइलेंट विरोध देखने को मिल रहा है जिसको चला रहा है नॉर्थ कोरिया डिटेक्टर तानाशाह। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं आज की इस वीडियो में नॉर्थ कोरिया की औरतें कैसे जीती हैं अपना जीवन। दोस्तों, अब साल आता है 1981 और नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल जेल नंबर 14 में एक प्रेग्नेंट औरत को कैद कर दिया जाता है और ये औरत जेल में ही बच्चे को जन्म देती है और अपने बच्चे का नाम रखती है सिंडोंग यक। और ये लड़का जेल में ही बड़ा होता है। असल में हुआ क्या था कि नॉर्थ कोरिया की सरकार गिल्ट बाय एसोसिएशन कॉन्सेप्ट को मानती है। अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। और इतना ही नहीं, एक इंसान की गलती की सजा 3 जनरेशन को भुगतनी पड़ती है। यानी कि दादा ने क्राइम किया है तो पोता को भी जेल जाना पड़ेगा। इसलिए सिंडोंग का बचपन जेल में ही गुजरता है और वहीं पर बड़ा होता है, क्योंकि नॉर्थ कोरियन सरकार का मानना था कि उसका खून गंदा हो चुका है और जेल में उसका बचपन बहुत ही खराब कंडीशन से गुजरता है। उसे खाने के लिए थोड़ा सा मक्के का दलिया दिया जाता है और वो भी जिंदा रहने के लिए चूहे और घास खाने लगता है। इस जेल में करीब 20,000 कैदी बंद हैं और इस जेल के रूल्स बड़े सख्त हैं। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो आपको डायरेक्ट गोली से मार दिया जाएगा। अगर आप किसी दूसरे को भागने की बात करते हो या सुनते हो और रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपको भी मार दिया जाएगा। एक दिन जब सिंडोंग 13 साल का हो गया था, वो अपनी माँ और भाई को जेल से भागने का प्लान बनाते हुए सुनते हैं। उस टाइम उसे इतनी समझ नहीं थी। उस टाइम वो छोटा था और भूखा था और उसने ये बात सिक्योरिटी गार्ड को बता दिया, इस उम्मीद के साथ कि गार्ड्स उसे खाने के लिए थोड़ा खाना ज्यादा दे देगा। और इसके ठीक 7 महीने बाद सभी कैदियों को एक ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है और सबसे आगे सिंडोंग को लाकर खड़ा कर दिया जाता है और उसकी आंखों के सामने जेलर उसकी मां को फांसी पर चढ़ा देता है और उसके भाई को गोली मार दिया जाता है। ये सब देखने के लिए सिंडोंग को मजबूर किया जाता है और इसके बाद 6 महीने तक उसको बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है और वो साल 2005 में 23 साल का हो जाता है। पर अब सिंडोंग खुद भागने की कोशिश करता है इस जेल से और ये किस्मत की बात है कि वो भागने में यहाँ से कामयाब भी हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स की नजरों से बचते बचाते जैसे तैसे करके वो नॉर्थ कोरिया छोड़कर चाइना पहुंच जाता है और इसी कारण से इसकी कहानी पूरी दुनिया के सामने आती है। आगे चलकर सिंडोंग एक ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स बनते हैं और यूनाइटेड नेशन तक इनकी आवाज पहुंचती है और इन पर एक बड़ी फेमस किताब लिखी जाती है। In the Bible, you read about heaven and hell, and where in hell, those have to live amongst the flames. That's what the prison camp was. जेल से बचकर निकलना बाइबल में पढ़े जाने वाले स्वर्ग और नर्क के बारे में बताया गया है, जहां नर्क में रहने वाले लोगों को कैसे जीना पड़ता है और वहीं जेल में सिंह जैसे लोगों की कहानियों पर आधारित है। आइए दोस्तों, इसको समझते हैं विस्तार से। नॉर्थ कोरिया में डेली लाइफ कैसी होती है, वहाँ पर आम लोगों की जिंदगी कैसे गुजरती है। दुनिया का सबसे खौफनाक डिटेक्टरशिप नॉर्थ कोरिया है और वहाँ की पॉपुलेशन करीब 2.5 करोड़ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों। अगर आप इसे नक्शे में देखते हो तो ये साउथ कोरिया के जस्ट ऊपर मौजूद है और इसके वेस्ट में चाइना है। और यही नक्शा अगर रात के टाइम में आप सैटेलाइट इमेज के माध्यम से देखते हो तो आपको बड़ी ही अजब-व-गरीब चीज दिखाई देगी, लेकिन यहाँ बीच में सिर्फ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। ये डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPR, जो नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम है। और इसमें भी सबसे मजेदार बात यह है कि अपनी कंट्री के नाम में डेमोक्रेटिव डाल रखे हैं। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अपने आप को डेमोक्रेटिव कहने से कोई वास्तव में डेमोक्रेटिव नहीं बन जाता। नॉर्थ कोरिया के लोग रात में पढ़ नहीं सकते, टीवी नहीं देख सकते। लोग शाम होते ही 7 बजे सोने चले जाते हैं क्योंकि उनको अंधेरे में जीने की आदत हो गई है। और साल 1995 में नॉर्थ कोरिया में धीरे धीरे मेंढक की पॉपुलेशन गायब हो रही थी। बाद में लोगों को समझ में आता है कि हम लोग इतने भूखे थे कि वो मेंढक का शिकार करना शुरू कर देते हैं। और साल 1995 से 1998 के बीच नॉर्थ कोरिया में जो अकाल पड़ा था वो सबसे मेन आपदाओं में से एक थी। कितने लोगों की भूख से मौत हो गई थी। नॉर्थ कोरिया की सरकार हकीकत आंकड़ा कभी सामने नहीं आने दिया, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 10 से 20 लाख लोग मारे गए थे। लेकिन नॉर्थ कोरिया की हालात ऐसी नहीं थी हमेशा दोस्तों। एक टाइम था जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से बेहतर हुआ करता था और साल 1980 में पर कैपिटल GDP के मामले में नॉर्थ कोरिया भारत और चाइना से आगे था। यहाँ पर सबको फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, हीटिंग और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं फ्री दी जाती थी। 1950 से 1980 के बीच नॉर्थ कोरिया का GDP हर साल
करीबन 4.5% के ग्रोथ रेट से बढ़ता था। लेकिन इनकी परेशानी शुरू होती है 90s के टाइम में, जब सोवियत संघ टूटकर बिखर जाता है। सोवियत संघ के ब्रेक डाउन के बाद नॉर्थ कोरिया को सस्ता तेल और खाना मिलना बंद हो गया था। इससे पहले सोवियत संघ नॉर्थ कोरिया को आर्थिक मदद प्रदान करता था, लेकिन इस ब्रेक डाउन के बाद ये मदद मिलना बिल्कुल बंद हो गई थी और इसके बाद नॉर्थ कोरिया को अन्य देशों से हेल्प लेनी पड़ती थी। लेकिन अमेरिका जैसे देशों ने भी नॉर्थ कोरिया की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने के लिए मना कर दिया था। अमेरिका का कहना था कि हम एक शर्त पर आपका साथ दे सकते हैं, और वो भी उस कंडीशन में अगर वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्रामिंग करना बंद कर दे। लेकिन नॉर्थ कोरिया ऐसा नहीं करता है और उसके बाद अमेरिका और बाकी पूरी दुनिया ने इनको आइसोलेट कर देती है। और अगस्त 1995 में नॉर्थ कोरिया में भारी बाढ़ आई थी और उस टाइम नॉर्थ कोरिया के पास ना तो कैश था और ना ही क्रेडिट था, लेकिन साथ साथ इनमें इतनी पावर भी नहीं थी कि वो अपनी पब्लिक की मदद करने के लिए कम्प्रोमाइज कर सके। और साल दर साल हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं और सारा ध्यान नॉर्थ कोरियन सरकार का कवर अप करने में लगा रहता है। और इनकी कैपिटल सिटी है प्योंगयांग। यहाँ पर स्टेबल मॉडल बनाने के लिए इतने सारे होमलेस और भूखे मरते लोगों को गायब कर देते हैं। इस शहर में रहने वाले पार्टी वर्कर्स को पूरी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन शहर के बाहर बहुत बुरे हालात खराब है। ग्रामीण इलाकों में लोग भूखे मर रहे हैं। एंड्रू नेटसिस अपनी किताब द ग्रेट नॉर्थ कोरियन फैमिली में बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया के लोग सरवाइव करने के लिए अपने घर के बुजुर्ग लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था, ताकि यंग फैमिली मेंबर्स को खाना मिल सके और वो जिंदा रह सके। बहुत से बड़े बुजुर्गों ने तो अपने आप को अपनी मर्जी से भूखा मार दिया था ताकि उनके बच्चे जीवित रह सके। ये सब हो रहा था नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ पर सरकार का कंट्रोल इतना ज्यादा है कि इसका प्रभाव डायरेक्ट लोगों की जिंदगी पर पड़ता है, एक तरह से पूरी तानाशाही। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ साथ मिलकर जापान और जर्मनी जैसे देशों को हराया था, तब जाकर कोरिया को अपनी आजादी मिली थी। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों इस देश को दो भागों में बांटने का डिसीजन करते हैं और नॉर्थ वाला हिस्सा सोवियत संघ के अधीन रहेगा और साउथ वाला हिस्सा अमेरिका के अधीन रहेगा। सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। हिटलर को हराने के बाद जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। ईस्ट जर्मनी पर सोवियत संघ का कब्जा था और वेस्ट जर्मनी अमेरिका के अधीन था, क्योंकि अब नॉर्थ कोरिया पर सोवियत संघ का कब्जा था और वही विचारधारा वहां देखने को मिलती है। इसको एक कम्युनिस्ट स्टेट बना देते हैं और जापान से लड़ने के बाद गोरिल्ला लीडर किम उल सुंग देश के सुप्रीम लीडर बनते हैं। इस दिन से लेकर आज तक एक ही परिवार का शासन है पूरे साउथ कोरिया पर, और नॉर्थ कोरिया पर आज किम उल सुंग के पोते किम जोंग देश के सुप्रीम लीडर हैं। और नॉर्थ कोरिया को एक कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप कहना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की सरकार एक तानाशाही शासन करती है और जो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित है। ये देश एक डिक्टेटरशिप है जहाँ पर किम परिवार का वर्चस्व चलता है और सरकार का कंट्रोल लगभग हर पहलू पर रहता है, क्योंकि सही मायनों में एक परिवार की तानाशाही तो है। जो कुछ भी इस देश में सरकार करती है वो किम फैमिली के राज को कंटिन्यू रखने के लिए करती है। यहाँ की सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, क्या पढ़ेगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है। इसके अलावा टीवी पर लोग क्या देखते हैं और इंटरनेट पर इनको देखने को क्या मिलता है और लोग कहाँ रहते हैं और ये कैसा हेयर स्टाइल रख सकते हैं, ये सब सरकार कंट्रोल करती है। एजुकेशन की बात करें तो स्कूलिंग फ्री है इनके देश में और हाई स्कूल करना जरूरी है, और जो स्कूल नहीं जाता उसको सजा दी जाती है। लेकिन समस्या यह है कि स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है और टीचर रिश्वत लेने के बाद ही बच्चे पर ध्यान देते हैं। इसलिए जिनके पास पैसे होते हैं वो अपना पर्सनल ट्यूटर रख लेते हैं अपने घर पर। दरअसल इनके स्कूलों की हालात कैसी है, इसके ज्यादा ऑनलाइन वीडियो मौजूद नहीं है, इसलिए जो वीडियो आप देख रहे हो ये वो स्कूल है जो इनकी सरकार दिखाना चाहती है। और इनके यहाँ बड़े पदों पर पहुँचने के लिए एलिट स्कूल में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। कॉलेज में फैमिली बैकग्राउंड देखकर और रिश्वत देकर ही एडमिशन मिलता है। कॉलेज के बाद सभी लड़कों को मिलिट्री में सर्विस करना अनिवार्य है, जो कि 10 साल तक की हो सकती है। पॉलिटिकल सिस्टम में देखा जाए तो डिक्टेटरशिप होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में असेंबली के इलेक्शन करवाए जाते हैं। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर सीट पर सिर्फ रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, और अगर किसी ने उसके खिलाफ वोट किया तो उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके घर इनकी सीक्रेट पुलिस पहुंच जाएगी और वो आपको पागल घोषित कर देगी। ये सीक्रेट पुलिस क्या है इसकी बात मैं आगे वीडियो में करूंगा, लेकिन यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया का जो वोटिंग परसेंट है वो 99% से भी कहीं ज्यादा है। ऑलमोस्ट यहाँ रहने वाले हर एक इंसान को वोट करना जरूरी है। सरकार वोटिंग को एक अनऑफिशियल सेंसस के तौर पर देखती है ताकि इसका इस्तेमाल पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए किया जा सके। नॉर्थ कोरिया में कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे बाल कटवाएगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है। इनकी सरकार की एक हेयर स्टाइल लिस्ट है। अभी लेडीज और जेंट्स के लिए 15 से 20 हेयर स्टाइल अप्रूव किए गए हैं। 2017 के एक न्यूज आर्टिकल में मेंशन की गई इस फोटो को देख सकते हो, जिसमें आदमियों के लिए 15 हेयर स्टाइल दिखाए गए हैं। अगर आपको अपने बाल कटाने हैं नॉर्थ कोरिया में तो इन 15 हेयर कट में से चुन सकते हो। और एक बात और नोटिस करोगे यहाँ पर आप दोस्तों, इनके तानाशाह किम जोंग जो हेयर स्टाइल रखते हैं ऐसा कोई दूसरा नहीं कटवा सकता। वैसा हेयर स्टाइल इस अप्रूव लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि ऐसा हेयर स्टाइल किसी और को रखने की परमिशन नहीं है। वो जैसा चश्मा पहनते हैं नॉर्थ कोरिया में कोई भी इंसान वैसा चश्मा नहीं पहन सकता।
और इस देश के लोग अपने बालों पर डाई नहीं कर सकते क्योंकि इस देश में डाई पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है। इसके साथ ही कपड़ों की बात की जाए तो ब्लू जीन्स, रिप्ड जीन्स और स्किनी जीन्स पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रांडेड कपड़ों पर भी बैन लगा हुआ है क्योंकि इनको वेस्टर्न कल्चर के साथ जोड़कर देखा जाता है। लड़कियों के लिए टाइट ड्रेस, छोटी स्कर्ट और सन हैट पहनने पर पूरी तरह से पाबंदी है। इन सब नियमों के अलावा आपके कपड़े किसी भी वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित नहीं होने चाहिए। नॉर्थ कोरिया में औरतें रेड लिपस्टिक नहीं लगा सकती हैं। मेकअप को वेस्टर्न कल्चर के साथ जोड़कर देखा जाता है, जो कि सरकार की तरफ से बिल्कुल कम से कम मेकअप करना ही अलाउड है। और अब इतने सारे रूल्स सुनकर आपके मन में सवाल तो उठेगा कि आखिर इतने सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट कौन करता है। इसके लिए नॉर्थ कोरिया में फैशन पुलिस। अगर किसी भी इंसान ने इन नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो फैशन पुलिस का सामना करना पड़ेगा। ये फैशन पुलिस के लोग आम जगहों पर घूमते रहते हैं और छुप छुप के जो नियमों के खिलाफ कपड़े पहनते हैं उसके कपड़ों को काट देते हैं और लोगों को कुछ फाइन भरना पड़ता है और कुछ लोगों को जेल की सजा भी हो जाती है। एक नॉर्मल सी बात है, हेयर स्टाइल को भी सरकार इतना कंट्रोल क्यों करना चाहती है? इसके पीछे की मेन वजह है सरकार फैशन को सांस्कृतिक हमले के रूप में देखती है। नॉर्थ कोरिया का मानना है कि अगर वेस्टर्न लाइफ स्टाइल हमारे देश में घुस गया तो ये हमारे देश के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। उनको इस बात का डर है कि लोग अगर विदेशी चीज पसंद करने लग गए तो वो अपने देश की चीजें पसंद करना बंद कर देंगे। नॉर्थ कोरिया की सरकार इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा सीरियस है। 2005 में इन्होंने हेयर स्टाइल को लेकर एक फर्जी वेब सीरीज भी बना देते हैं। इनकी एक फर्जी सीरीज में बताया गया है कि लंबे बाल रखना अनहेल्दी होता है और इससे इंसानों की बुद्धि कम हो जाती है। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों के लिए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज और डेवलपमेंट भी ना के बराबर होती है। हमारे देश से कंपेयर करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूपीआई ने बहुत अच्छे से ग्रोथ किया है, लेकिन वहाँ पर किसी भी सेक्टर में प्रोग्रेस ना के बराबर होती है। बाकी किसी भी आम देश में टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस के लिए नई सर्विसेज भी ग्रोथ करती हैं, लेकिन इस विचारधारा का अगला पहलू है लोगों के मूवमेंट को पूरी तरह से कंट्रोल करना। और लोग अपने देश में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने पर भी पाबंदी लगा रखी है। इसके लिए भी उनको परमिशन लेनी पड़ती है और कारण बताना पड़ता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ये बात तो है डोमेस्टिक ट्रैवल की, लेकिन अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हो और अगर अपने देश से बाहर जाना चाहते हो तो उस पर और भी सख्त बैन लगा रखा है। कोई भी सरकार की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकता। अगर कोई बिना परमिशन देश से बाहर जाता है तो उसे देश के साथ विश्वासघात माना जाता है। अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो उसके पूरे परिवार को जबरदस्त टॉर्चर और उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा सुनाई जाती है। जिस लड़के की स्टोरी मैंने आपको शुरू में बताई थी, जानते हो उसका परिवार जेल में बंद क्यों था? क्योंकि सिंडोंग के अंकल साउथ कोरिया भाग गए थे। इस बात को लेकर उनके पूरे परिवार की कई जनरेशन को जेल में डाल दिया जाता है। इस बात को लेकर नॉर्थ कोरियन सरकार इतनी सीरियस है, कोविड के बाद बॉर्डर गार्ड्स को देश छोड़ने या देश में घुसने की कोई भी कोशिश करता है तो किसी भी इंसान को देखते ही गोली मारने का आदेश है। इस आदेश के बाद आज तक 14 से अधिक लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लेकिन इतने खतरे के बावजूद भी लोग देश से भागने की कोशिश करते रहते हैं। ज्यादातर लोग चाइना भागकर जाते हैं क्योंकि लैंड बॉर्डर से उस तरफ भागना ज्यादा आसान होता है, लेकिन चाइना खुद एक डिक्टेटरशिप है और चाइना की सरकार इन लोगों को वापस नॉर्थ कोरिया सरकार को सौंप देती है। 2023 की इस खबर को देखो, चाइना ने लगभग 500 लोगों को जबरदस्ती नॉर्थ कोरिया सरकार को सौंप दिया था। अगर मनोरंजन की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में कोई विदेशी मूवी रिलीज नहीं हो सकती। यहाँ पर टीवी रेडियो पर सरकारी चैनल ही दिखाई जाते हैं जिस पर सरकार का प्रोपेगेंडा भर भर कर दिखाया जाता है। The morning broadcast begins with the national anthem and tributes to North Korea's former rulers. There are cartoons, news programs praising the regime, and of course, the star of the show. Kim Jong-un is presented as a god, provoking fan frenzies reminiscent of Taylor Swift, a man of the people, even braving floodwaters, narrowly dodging tree branches to rescue his citizens. यहाँ पर मनोरंजन के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जाता है जिसमें किम जोंग और उनकी फैमिली का महिमा मंडप दिखाया जाता है। टीवी सीरियल और मूवी देखना एक गंभीर अपराध है और पकड़े जाने पर सख्त सजा होती है। 2022 की इस खबर को देखो, एक साउथ कोरियन ड्रामा देखने पर और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 लड़कों को 12 साल की सख्त सजा सुनाई जाती है। अब आप कल्पना करके देखो, यहाँ पर कोई बच्चा एक साउथ कोरियन मूवी देखना चाहता है और उसे इस गुनाह के लिए 12 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। 2022 की एक और खबर देखो, जहाँ साउथ कोरियन फिल्में और म्यूजिक को शेयर करने के लिए एक लड़के को सरेआम गोली से मार दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी इस देश में मनोरंजन की इतनी सख्त कमी है। लोग यहाँ छुप छुप कर साउथ कोरियन फिल्में देखते हैं। लोग पुराना चाइनीज डीवीडी प्लेयर खरीदकर अपने घर में इस शो को देखते हैं। इनको पकड़ने के लिए सरकारी अथॉरिटी रैंडम बिजली काट देते हैं और लाइट जाने का मतलब होता है सीडी में डीवीडी वहीं अटक जाती है, वो बाहर नहीं निकल सकती। और वो लोग इसी दौरान अंधेरी रात में घुसते हैं और लोगों के घरों में डीवीडी प्लेयर को जबरदस्ती खोलकर देखते हैं कि कौन सी डीवीडी लगी हुई है। लेकिन टाइम के साथ साथ लोगों ने यूएसबी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसको छुपाना और भी आसान हो जाता है। ये विदेशी फिल्में और टीवी सीरियल देखते समय अपने घरों की लाइट्स और खिड़कियां बंद रखते हैं
ताकि किसी पड़ोसी को भी पता ना चल सके, और आवाज इतनी कम करके देखते हैं कि किसी पड़ोसी को भी सुनाई ना दे। और अगर इंटरनेट की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड इंटरनेट नॉर्थ कोरिया में चलता है। इसको चलाने के लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेने के बाद 2 लोगों के बीच में एक व्यक्ति बैठा रहता है जो इन पर नजर रखता है। इंटरनेट पर हर 5 मिनट में कंप्यूटर की स्क्रीन फ्रीज हो जाती है और आगे नेट का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपना फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा। एक आदमी सिर्फ 1 घंटे इंटरनेट चला सकता है और ज्यादा टाइम चाहिए तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आम लोगों के लिए नॉर्थ कोरियन सरकार खुद का एक इंटरनेट बना रखा है। इसे लोग अपने फोन और कंप्यूटर में चलाते हैं, जहां पर सब कुछ कंट्रोल होता है। वास्तव में कौन सी वेबसाइट इस इंटरनेट पर अवेलेबल है, ये सरकार ने चुन कर बनाई है और कुछ गिनी चुनी वेबसाइट है। और इसके अलावा ये इतना महंगा है कि ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरह का कोई भी कंपनी का कोई सोशल मीडिया नहीं चलता, और जो स्मार्टफोन यहाँ मिलते हैं उन्हें बड़े भयंकर तरीके से सेंसर किया जाता है। उससे ना तो कोई इंटरनेशनल कॉल कर सकते हो, और एक रैंडम टाइम पर इस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्क्रीनशॉट लेता है और ये स्क्रीनशॉट जाता है सीधा सरकार के पास, ताकि सरकार ये देख सके कि आप अपने फोन में क्या कर रहे हो। इसके बाद इस फोन में सॉफ्टवेयर कोडिंग इस तरह से किया गया है, इस पर सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही कंटेंट देख सकते हो। सरकार द्वारा अप्रूव्ड ऐप के लिए भी आपको एक फिजिकल स्टोर में जाना पड़ता है। अब आप कल्पना कर सकते हो कि यहाँ के लोग कितनी घुटन में जिंदगी जी रहे हैं। अगर रिलीजन की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में ऑफिशियल धर्मनिरपेक्ष सरकार है, जो कि ईसाइयों को खासतौर पर निशाना बनाया जाता है, क्योंकि उनको अमेरिका से जोड़कर देखा जाता है। पॉलिटिकल जेल में हजारों क्रिश्चियन बंद है, जिनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। 2009 में री हुयन ओक नाम की एक महिला को बाइबल बांटने के लिए सरेआम गोली से मार दिया गया था, और उसके पति और 3 बच्चों को पॉलिटिकल जेल में डाल दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में किम परिवार एक खुद रिलीजन की तरह बन गया है। खासकर नॉर्थ कोरिया के पहले सुप्रीम लीडर किम उल जुंग और दूसरे सुप्रीम लीडर, इन दोनों नेताओं को तो देवताओं की तरह पूजते हैं वहाँ के लोग। स्कूल, ऑफिस, घर और हर पब्लिक पैलेस पर इन दोनों नेताओं की तस्वीरें और मूर्तियां लगी हुई मिलती है। अगर आप नॉर्थ कोरिया में कहीं भी घूमने जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जॉर्ज ऑरवेल की 1984 नॉवेल के बिग ब्रदर की तरह ये दोनों नेताओं आपको हमेशा देख रहे हैं। और इनकी सीक्रेट पुलिस घर घर जाकर चेक करती है। अगर उनकी तस्वीर आपके घर में नहीं मिलती है तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। वहाँ के लोगों को इनकी तस्वीरों और मूर्तियों को अपनी जान को खतरे में डालकर भी इनकी रक्षा करनी पड़ती है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। साल 2020 का एक केस है जहाँ पर एक महिला ने अपने जलते हुए घर से दोनों नेताओं की तस्वीरें निकालने की बजाय अपने दोनों बच्चों को घर से बाहर निकालना जरूरी समझा, लेकिन फिर उस महिला को जांच का सामना करना पड़ता है और हॉस्पिटल में भर्ती हुए दोनों बच्चों को दवाइयां तक नहीं दी जाती हैं सरकार की तरफ से। और ऐसा ही केस एक और देखो। एक व्यक्ति ने बताया जब उसके पिता ने अनजाने में अखबार में छपी किम जोंग की तस्वीर को गंदा कर दिया तो उनके पिता को पॉलिटिकल जेल में डाल दिया गया था। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की इकोनॉमी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। देश की 69% आबादी इतनी गरीब है कि उनके पास 2 वक्त के खाने और एजुकेशन और हॉस्पिटल जैसी बेसिक जरूरतों के लिए भी पैसे नहीं है। ज्यादातर लोगों के घरों में फ्रिज, वॉशिंग मशीन और साइकिल जैसी रोजमर्रा जीवन की चीजें भी नहीं है। इसका बड़ा कारण यह है कि देश के सभी पुरुष लगभग गवर्नमेंट जॉब करते हैं और इनको अभी भी साल 1990 से पहले के रेट के हिसाब से सैलरी मिलती है। जो कितनी तनख्वाह होती है आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। बस ये अपनी मंथली सैलरी से 8-10 किलो मक्का खरीद सकते हैं। 2014 में नॉर्थ कोरिया छोड़ चुके एक डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर की सैलरी मंथली 3500 रुपए होती है, जिससे 1 किलो चावल भी नहीं आता। क्योंकि परिवार के जो मर्द हैं उनकी आमदनी इतनी कम है तो अधिकतर नॉर्थ कोरिया के अंदर महिलाओं की कमाई से ही घर चलता है। जिन औरतों की शादी हो गई है उन्हें गवर्नमेंट जॉब करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। वो लोकल मार्केट में जो काम करके पैसे कमाती हैं, लोकल मार्केट को जांग मंडा नाम दिया जाता है। वहाँ पर घर के इनकम में लगभग 70% से अधिक हिस्सेदारी महिलाओं की होती है। जब 1990 के बाद सरकार ने लोगों को खाना देना बंद कर दिया था तो उस टाइम लोगों को कुछ काम अपने हाथ में लेना पड़ा था और वो खुद से पैसे कमाने का जुगाड़ करना शुरू कर देते हैं। जगह जगह लोकल ब्लैक मार्केट्स पैदा होने लगते हैं। लोग यहाँ पर आकर सामान बेचते और उससे जो आमदनी होती थी उससे अपना पेट भरते थे। मतलब कि आप ये मान सकते हो कि जिससे जैसा जुगाड़ हो रहा था वो अपने तरीके से अपना पेट भरने और जिंदा रहने के लिए कमाई करने लग गया था। और धीरे धीरे टाइम के साथ ये मार्केट अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं और अब यहाँ पर फूड और ड्रग्स से लेकर साउथ कोरियन फिल्मों की इलीगल यूएसबी तक सेल होने लगती है और इस मार्केट को नाम दिया जाता है जोंग मुंडा। और अब ये नॉर्थ कोरिया में हाउस होल्ड इनकम का मेन सोर्स बनता जा रहा था, क्योंकि परिवार के ज्यादातर आदमी तो गवर्नमेंट जॉब में बिजी होते हैं, तो मोस्टली महिलाओं के दम पर ये ब्लैक मार्केट्स अच्छे चलने लगते हैं और इन्हीं मार्केट्स के जरिए इंफॉर्मेशन आदान प्रदान होने लगती है। लोगों को बाहर के देशों के बारे में पता चलता है। लोगों को पता चलता है कि बाहर की दुनिया में कितनी आजादी है, बाकी सारे देश कितनी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं अपने नागरिकों को नॉर्थ कोरिया में कंपेरिजन में। तो इसलिए लोग समय के साथ साथ अपने देश का पर्दाफाश होते हुए देख रहे थे। नॉर्थ कोरिया में सभी लोगों को पॉलिटिकल लॉयल्टी के आधार पर पूरे देश को 3 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले कोर क्लास यानी वफादार लोग, दूसरी ओर वेवरिंग यानी जो लोग संदेह के दायरे में आते हैं, जो कि इंश्योर हैं, और तीसरे को विरोधी दुश्मन माना जाता है। यूनाइटेड नेशन के इस डॉक्यूमेंट्स को देखो, इसे सोंगबुन सिस्टम कहा जाता है। कौन कहाँ रहेगा, उसका क्या बिजनेस होगा, उसे सरकार की तरफ से कितना खाना मिलेगा, हेल्थ केयर और एजुकेशन, बाकी सारी सुविधाएं मिलेगी। नॉर्थ कोरिया में शादी भी सोंगबुन देखकर होती है।
एग्जाम्पल के तौर पर पियोंगयांग इनकी राजधानी है। ज्यादातर रिसोर्सेज और अपना पैसा सरकार वहीं पर खर्च करती है ताकि बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा सके, और वहाँ रहने वाले लोग आमतौर पर अमीर लोग होते हैं। विरोधी लोगों को इस सिटी से 50 किलोमीटर के दायरे में रहने की परमिशन नहीं है। सरकार को जिन लोगों पर शक होता है अक्सर वो उन्हीं के परिवार के लोगों का इस्तेमाल करती है जासूसी करवाने के लिए। विरोधी नागरिकों से एक दूसरे की जासूसी करवाती है और इसी कारण से लोग अपनी फैमिली मेंबर को भी कुछ नहीं बताते हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता, क्या पता कौन जासूसी कर दे। ऐसा ही एक केस हुआ था जहाँ पर एक महिला को 10 साल के लिए पॉलिटिकल जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उसकी बहू ने अधिकारी को बताया कि वो अपने बेटे के साथ देश छोड़कर भागने की प्लानिंग कर रही है। अगर किसी परिवार का कोई भी मेंबर या रिलेटिव कोई भी पॉलिटिकल क्राइम कर देता है तो उसकी पूरी फैमिली की क्लास लगाई जाती है। जबरदस्ती लोगों से लेबर के नाम पर गुलामी करवाते हैं। कंस्ट्रक्शन से लेकर खेत खजानों और फैक्ट्रियों में हर जगह लोगों से मजबूरन 12 से 18 घंटे तक काम करवाया जाता है। हालात इतने खराब हैं नॉर्थ कोरिया की पूरी इकोनॉमी लेबर पर चल रही है क्योंकि जो भी पैसा आता है वो हथियार बनाने पर खर्च कर दिया जाता है और सबसे ज्यादा फोर्स लेबर डिटेंशन सेंटर है, पॉलिटिकल जेल में बंद कैदियों से करवाया जाता है। नॉर्थ कोरिया में कानून के हिसाब से जबरदस्ती मजदूरी करवाकर उनको ठीक करते हैं और कैदियों को भी इसी प्रकार से ठीक किया जाता है और आरोपियों को कई सालों तक लेबर की सजा दी जाती है। अगर आप एक नॉर्थ कोरियन सिटीजन है और आपने इनके डिटेक्टर के खिलाफ गलती से भी कुछ गलत कर दिया तो न सिर्फ आपके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए भी यहाँ पर गिल्ट बाय एसोसिएशन कॉन्सेप्ट लागू होता है। अगर किसी व्यक्ति ने पॉलिटिकल क्राइम किया है तो उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। परिवार की 3 जनरेशन तक को इस जेल में रखा जाता है, यानी कि अगर दादा ने कुछ गलत किया है तो सजा उसके पोते को भुगतनी पड़ सकती है। और इनकी जो जेल है उसमें पॉलिटिकल कैदियों की कंडीशन आम लोगों से कहीं ज्यादा खराब होती है। जियोंग किल के अनुसार 50 स्क्वायर फीट के एक कमरे में 30 से 40 कैदियों को रखा जाता है। अभी नॉर्थ कोरिया में करीब 5 या 6 जेल जिसमें 80,000 से 1,20,000 कैदी बताए जाते हैं। यहाँ कैदियों को खाना तक नहीं दिया जाता, उनको भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और उनसे 16 से 18 घंटे तक कड़ी मेहनत का काम करवाया जाता है। खेतों में काम कराया जाता है और उसके बदले में खाने के लिए इतना कम राशन मिलता है, केवल इस पर निर्भर रहने वाले कैदी भूख से मर जाते हैं और लगभग 40 कैदी इनकी जेल में भूख से मर जाते हैं। अपना पेट भरने के लिए कैदी अक्सर चूहे, घास और सांप जैसे जानवरों को भी खा जाते हैं। वो जमीन पर बिखरे हुए खाने के टुकड़ों को भी नहीं छोड़ते हैं। इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 6 को देखो क्या लिखा है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने हालात खराब है। कुछ कैदी तो सुअर के चारे को भी खा जाते हैं। इतने हालात खराब है, लेकिन ये सब करना भी अलाउड नहीं है। एक बार एक केस हुआ था जब एक 7 साल की बच्ची सड़क से कुछ अनाज के दाने उठाकर खा लेती है तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने इतना मारा कि उसकी मौत हो जाती है। पॉलिटिकल जेल नंबर 15 में खेत से आलू चुराने के इल्जाम में एक कैदी को बाकी कैदियों के सामने सरेआम गोली से मार दिया जाता है और भागने की कोशिश करने वाले ज्यादातर कैदी या तो गार्ड्स के हाथों मारे जाते हैं या दौड़ते हुए बिजली के करंट से मार दिए जाते हैं। शिनडोंग का दोस्त इसी करंट से मारा गया था। उस दिन की बात है जब शाम को फेंस के आसपास आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था और मौका पाकर उन्होंने भागने की सोची। शिनडोंग का दोस्त फेंस के पास पहले पहुंचता है और एक छेद से निकलने की कोशिश करता है। उसी वक्त उसमें बिजली का करंट छोड़ दिया जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है, लेकिन उसकी बॉडी ने करंट को आगे बढ़ने से रोक दिया था और शिनडोंग उसी छेद से भागने में कामयाब रहता है। And in the process, a fellow inmate who ran next to me died when he got electrocuted by the perimeter fence, and my skin got burnt. लेकिन एक फार्मर गार्ड मिंगचोल ने बताया कि गार्ड्स को सख्त आदेश होते हैं। जेल में बंद सभी कैदियों को मारने के आदेश पहले से ही होते हैं। जर्मनी में हिटलर की नाजी सरकार ने भी जब अपने कैदियों के साथ कुछ ऐसा ही किया था। इसी कारण से यूनाइटेड नेशन की इंक्वायरी में कहा गया था नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप इतने बड़े पैमाने पर अपने ही नागरिकों के ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रही है और जैसे पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया हो, और मानवता के खिलाफ उसके अपराध नाजियों द्वारा किए गए अपराधों से बहुत मिलते जुलते हैं। अब नॉर्थ कोरियन सरकार अपने लोगों को रशिया, चीन, पोलैंड और अफ्रीका जैसे देशों में काम करने के लिए भेजती है, लेकिन वहाँ भी उनके साथ गुलामों की तरह शोषण किया जाता है। नॉर्थ कोरिया के लगभग 1 लाख लोग इसी तरह से विदेश जाकर गुलामी कर रहे हैं। अभी की इस खबर को देखो, रशिया और यूक्रेन की युद्ध में लड़ने के लिए रशिया के कहने पर नॉर्थ कोरिया के सैनिक गए थे। नॉर्थ कोरिया के लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन है उनकी सीक्रेट पुलिस। इस पूरे देश में जितने भी बड़े मानव अधिकार उल्लंघन होते हैं उन सारी परेशानियों की जड़ है यही सिगरेट पुलिस। लोगों को गायब करने से लेकर उन्हें पॉलिटिकल जेल में तड़पाने तक का सारा काम सिगरेट पुलिस ही करती है। इस पूरे देश में हर जगह इस एजेंसी के एजेंट जासूस और मुखबिर बनकर फैले हुए हैं और यही खुफिया पुलिस लोअर सोंगबुन तीसरी क्लास वाले लोगों को एक दूसरे से जासूसी करवाने के लिए मजबूर करती है और इसी के कारणवश पूरे समाज में कोई एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता है। हमेशा लोगों में डर बना रहता है कि पता नहीं कौन जासूस निकल जाए, इसलिए वो कभी भी कोई संवेदनशील बातें नहीं बोलते हैं, कभी अपने परिवार के सामने भी नहीं बोलते हैं। इनकी खुफिया पुलिस हर जगह 30 से 40 घरों का एक ग्रुप बना रखा है और हर एक ग्रुप की रोजाना एक मीटिंग होती है जो कि लोगों पर नजर रखती है और लोगों को जासूसी करने के लिए एनकरेज करती है। इसके अंदर आने वाली सभी बातें टॉप सीक्रेट और अल्टीमेट सीक्रेट होती हैं। 2002 में जब नॉर्थ कोरियन सरकार की टेलीफोन बुक लीक हुई थी तो उसमें खुफिया पुलिस के अधिकारियों के नंबर तक नहीं थे, क्योंकि ये बुक सिर्फ सीक्रेट थी, टॉप सीक्रेट नहीं थी। ये संगठन इतना सीक्रेट है
कि इसके चीफ का नाम भी पब्लिक को नहीं पता। ये सुनकर आप यही समझ रहे होंगे कि इस लेवल की क्रूर डिटेक्टरशिप कैसे इतने सालों से बरकरार है। इस देश में 75 सालों से चली आ रही ये डिटेक्टरशिप आज भी जिंदा है और पता नहीं कितने और सालों तक यहाँ रहने वाले लोगों को ये सब कब तक झेलना पड़ेगा। इसके पीछे के मेन 3 कारण है। पहला, क्रूरता। हर छोटी बड़ी बात के लिए लोगों को मौत की सजा देना लोगों के मन में इतना खौफ पैदा कर दिया कि एक बार छोटा सा गलत कदम उठाने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। यहाँ के लोग डर के साए में जी रहे हैं। उन्होंने देखा है कि किस तरह से किम जोंग अपने अंकल को मरवा दिया था, इसलिए उनको पता है कि ये इंसान किस लेवल का कमीना हो सकता है। लोगों को पता है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाएगा। और दूसरा कारण है इनका ये 3 क्लास सोंगबुन सिस्टम, जो कि पूरे देश को 3 कास्ट में पार्टीशन कर रखा है। सबसे ऊपर की कास्ट वो है जिसमें वफादार लोग होते हैं। जैसे किसी पर शक हो, उनके पूरे परिवार को निचली कास्ट में डाल देते हैं। जो हमारी वफादारी करता है उन लोगों को इतना खुश रखो कि वो सदा वफादारी करते रहें। और तीसरा बड़ा कारण है भरपूर प्रोपेगेंडा। नॉर्थ कोरिया के लोग बचपन से ही प्रोपेगेंडा के शिकार होने लगते हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उनको बार बार 100 बार कहानियां सुनाई जाती हैं कि उनके सुप्रीम लीडर भगवान जैसे हैं। ढेरों फर्जी कहानियां फैलाई जाती हैं, जिसके कारण ये लोग अपने डायरेक्टर को भगवान की तरह पूजते हैं। ऐसी एक कहानी है, जब किम जोंग पावर में आए थे तो बताया जाता है कि सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने पिस्टल चलाना सीख लिया था और सिर्फ 5 साल की उम्र में घुड़सवारी सीख लेते हैं। और कुछ कहानियां और भी ज्यादा काल्पनिक बताई जाती हैं। एक कहानी बताती है कि जब किम जोंग के दादा किम उल सुंग ने एक सेव लाने को कहते हैं तो किम जोंग एक कुदाल मांगने लगते हैं, क्योंकि वो पूरे पेड़ को उखाड़ कर लाना चाहते थे। और न्यूज के नाम पर इस देश में सिर्फ और सिर्फ सरकारी प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। कोई भी खबर हो उसमें सिर्फ सरकार का महिमा मंडन किया जाता है। अगर कुछ न्यूज बाहर की दिखानी होती है तो फौरन देशों को हमेशा नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को ऐसा दिखाया जाता है कि बाकी दुनिया में हालात बहुत खराब है, लोग करप्शन, बीमारियां और अलग अलग बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हैं। और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और ये लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि उनके पास किम जोंग जैसे महान नेता का सहारा है। इस प्रोपेगेंडा के जरिए पब्लिक का इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है जिससे उनको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन कोई भी तानाशाही सरकार कितनी भी ताकतवर और कितनी ही खौफनाक क्यों न हो, हमेशा चल नहीं सकती। और अब नॉर्थ कोरिया में इसके संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब तानाशाह की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है जोंग मैदान के वो छोटे छोटे ब्लैक मार्केट्स जिनको महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। जुयांग, जो 2010 में नॉर्थ कोरिया छोड़कर भागी थी, उन्होंने बताया कि शुरुआत में सरकार इन मार्केट्स पर रोक लगाना चाहती थी। शुरुआत में सरकार हर चीज को सुनिश्चित कर लेती थी, लेकिन आगे चलकर टाइम के साथ ये मार्केट इतने बड़े हो जाते हैं, मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वायरल हो गया था पूरी तरह से। उसके बाद ऑलमोस्ट हर नॉर्थ कोरियन इसमें ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं और नॉर्थ कोरिया जैसी ताकतवर सरकार भी इन्हें रोक नहीं पाती है और पायलेस फील करने लगती हैं। फिर साल 2009 में इसके चलते इन्होंने एक बहुत बड़ा करेंसी रेवोल्यूशन करते हैं। लोगों की प्राइवेट वेल्थ को खत्म करने की कोशिश और उस पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि वो इन्हीं पर भारी पड़ जाता है। नॉर्थ कोरिया जैसे देश में जनता की तरफ से इतना बड़ा विरोध देखने को मिलता है और फिर सरकार को वास्तव में माफी मांगनी पड़ती है और यहाँ पर काफी हद तक अपने आप को नैरो डाउन करना पड़ता है सरकार को। लेकिन इसके पीछे सिंपल सा कारण था, यूनिटी। इस मुद्दे पर सरकार लोगों को बांट नहीं पाई थी और एक दूसरे के खिलाफ जासूसी भी नहीं करवा पाई थी, इसलिए उनका प्रयास फेल हो जाता है। और इन ब्लैक मार्केट्स की वजह से पिछले कुछ सालों में विदेशी मीडिया और विदेशी फिल्मों का प्रभाव नॉर्थ कोरिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे फर्जी प्रोपेगेंडा के जरिए सरकार ने लोगों को बेवकूफ बना रखा था वो बिल्कुल एक शीशे की तरह टूटकर बिखर जाता है। जैसे जैसे लोगों पर विदेशी मीडिया का प्रभाव पड़ता है, यंग कोंग, जिन्होंने 2010 में नॉर्थ कोरिया छोड़ दिया था, और साउथ कोरियन ड्रामा सीरियल देखना और भी आसान हो गया था। लेकिन यहाँ पर 2 इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। और 81% नॉर्थ कोरियन जिन्होंने देश को छोड़ा था उनके पास USB का एक्सेस था, लेकिन 98% नॉर्थ कोरियन जिनके पास USB थी वो इलीगल मीडिया अपने साथ कैरी कर रहे थे, जो कि उनके सरकार के खिलाफ था। मेजोरिटी जनता को अब धीरे धीरे बाहर की दुनिया के बारे में खबर मिल रही थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लोग इन मार्केट्स में एक ग्रुप बनाकर इलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे और ये एकदम से नया जरिया बनता जा रहा था। लोगों के बीच में भरोसा डेवलप करने के लिए सरकार का जासूसी वाला सिस्टम था और परिवार के सदस्यों में शक और डर पैदा करने का सिस्टम था, वो सब इनके सामने फेल हो रहा था। सिमोन, जो 2013 में नॉर्थ कोरिया से भागने में सफल रहे थे, वो बताते हैं कि ये विदेशी फिल्में देखते थे, क्योंकि आपका दोस्त भी आपके साथ बैठकर विदेशी फिल्में देख रहा है तो आपको पता है कि आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। और यही विश्वास लोगों के बीच में विश्वास का बीज बो रहा था। जनता में एक लास्ट कारण जिसकी वजह से किम जोंग की पकड़ कमजोर हो रही थी वो है करप्शन। मैंने आपको शुरू में बताया था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। टीचरों को रिश्वत देना एक रोजमर्रा लाइफ बन गई है और नॉर्थ कोरिया में सरकारी ऑफिसर भी अक्सर इसको रिश्वत ही समझते हैं। इसका मतलब साफ है कि सरकार के डिटेक्टर वाले सख्त नियमों का डर लोगों के अंदर से खत्म हो रहा है।
अगर उनको लगता है कि वो पैसे देकर आराम से अवैध काम कर सकते हैं और ये सारी एक्टिविटी अभी अपने शुरुआती सालों में है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10-20 साल में नॉर्थ कोरिया से जरूर कुछ न कुछ अच्छी खबर हमें सुनने को मिलेगी। हर एक तानाशाह शासन अपनी तबाही के बीज इसी प्रकार से बोता है। हम सब लोगों के लिए एक सबक भी है, आजादी का क्या महत्व होता है। कभी किसी पॉलिटिशियन के लिए, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने देशवासियों के खिलाफ मत होना। किसी भी देश या समाज में हमारी जनता की एकता सबसे ज्यादा अधिक इम्पोर्टेंट है। और दूसरा सबक ये है कि कभी भी अपनी जिंदगी का पावर किसी सरकारी अथॉरिटी को मत देना। आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसा खाना खाते हो, कैसे हेयर स्टाइल रखते हो, कैसी फिल्में देखते हो, ये सब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। किसी भी सरकारी अथॉरिटी के पास ये पावर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो आपको ये निर्धारित कर सके कि आप क्या करेंगे। हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार होता है कि वो अपनी पसंद से अपना जीवन जी सकता है। इतिहास के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।